ओके सो हेलो एवरीवन। एक एक कोशिश मैं कर रहा हूँ फॉर पब्लिक कि उनको एक डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं लेकिन सीखें कहाँ से। प्लस कुछ लोग ट्रेडिंग को या टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी मतलब ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि दे हैव सम सीक्रेट विद देम, और सीखना है तो वो सिखाएंगे। कुछ लोग जेन्युइनली अच्छा सिखाते हैं और कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। तो मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, बट देर आर जेन्युइन टीचर्स एंड देर आर few people who actually don't know the exact science and still they are, मतलब मैं हिंदी में ही करूंगा, उसके बाद भी वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। फिर एक चैलेंज आता है कि टेक्निकल एनालिसिस हम सब सीख सकते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। फिर चैलेंज एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस हम इसलिए सीखते हैं कि हम ट्रेडिंग कर सकें और पैसे बना सकें। पैसे बनाने की जो जल्दी होती है उसके कारण हम लर्निंग पर जो है फोकस नहीं कर पाते हैं कभी, क्योंकि हम उन लोगों को देखते तो हैं जो लोग आज सक्सेसफुल हैं, लेकिन उन लोगों का जो रास्ता रहा इतना आसान नहीं था। और यहीं से मैं हमेशा बात स्टार्ट करता हूँ और करूँगा हमेशा कि एनालिसिस सीखने के बाद जो ट्रेडर बनने की जो जर्नी है वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी संघर्ष से भरी हुई है। उसमें बहुत पेन होते हैं, स्पेशली साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा होता है वो होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि हम जल्दी में होते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद भी अगर किसी में पेशेंस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं है, तो उसके बाद भी चीज़ें प्रॉफिटेबल टर्न नहीं हो पाती हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस के पीछे भागते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं इसमें क्या सीक्रेट है और लोग कैसे ट्रेड करते हैं। मैंने पहले भी सिखाया है और कई बार मैं बोलता रहा हूँ हमेशा। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस चीज पर एम्फेसिस दूंगा कि सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनते हैं, हर ट्रेडर किस तरीके से, जितनी भी टूल्स आप जानते हैं, जितनी भी टेक्निक्स ट्रेडिंग की जानते हैं, मैं सब डिस्कस करूंगा या जानना चाहते हैं या आपने सुनी होंगी कहीं। मतलब आपने सुना होगा कि हाँ यार, ऑर्डर फ्लो कुछ चीज़ होती है, आपने सुना होगा कि यार मार्केट प्रोफाइल कुछ चीज़ होती है, वॉल्यूम प्रोफाइल से भी लोग ट्रेड करते हैं, और बहुत सारे कन्वेंशनल मेथड्स भी होते हैं, जैसे आरएसआई बेसिस पर करता है कोई, ऑसिलेटर लगा के करता है कोई, मूविंग एवरेजेस लगा के करता है कोई, बैलिंजर बैंड लगा के करता है कोई, कैल्टनर चैनल लगा के करता है कोई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के चलता है। सो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ ट्रेडिंग, बट इन सबका जो कोर कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली बनते कैसे हैं। जो ट्रेडर्स अपने सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो चैनल्स हों, है ना, चाहे वो एवरेजेस हों, चाहे वो पाइवेट्स हों, या कोई स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, या कोई मोमेंटम इंडिकेटर है, इनको किस बेसिस पर बनाया जाता है। तो उससे क्या होगा कि आपको जब कंसेप्ट ये समझ में आ जाए कि यार प्राइस के अराउंड ही सब कुछ चलता है, तो क्यों ना कोई सा भी प्राइस बेस्ड इंडिकेटर आप ले लो और उससे अपनी प्रैक्टिस करो। सिस्टम्स को बदलते रहना इन द सर्च की सबसे एक्यूरेट सिस्टम मिल जाए, वही सबसे बड़ा वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। मैं यहाँ पे जब भी मुझे टाइम मिलेगा, आज मैंने स्टार्ट किया, लास्ट मैंने संडे को बोला था, सो एवरी संडे मैं
कुछ कुछ बताता रहूंगा। कोई एक टॉपिक लेंगे, हम पहले हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद टूल्स पर डिस्कशन करेंगे। उन टूल को यूज करके आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स डिजाइन कर सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूंगा कि उनको कैसे रिफाइन करना है समय के साथ। हर तरीके के मार्केट में आप कैसे उनको कॉन्स्टेंटली रिफाइन करोगे, मतलब एज जो है आपकी और शार्प होती जाएगी ओवर द टाइम। तो सबसे बड़ा जो एक डिबेट होता है वो ये होता है कि अ, आगे का मूव देख पाना। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्राइस ऐसी चल रही है, ठीक है। अब ये प्राइस अभी यहाँ पर है, दिस इज अवर प्रेजेंट डे विजिबिलिटी, ठीक है। अभी यहाँ से ये प्रिडिक्ट करना कि ये यहाँ जा करके यहाँ आएगी, फिर यहाँ से उठकर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर उधर जाएगी, ये मुझे नहीं आता है, ठीक है। सो आई डोंट हैव दी मतलब क्या बोलूं, एक्सपर्टीज, और मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है या मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं ये सब समझ सकूं। फिर मुझे क्या आता है, अगर मैं ये नहीं बता सकता, मुझे बस इतना आता है कि अभी अगर ये प्राइस है, ठीक है, यहाँ पर, अब अगर ये चेंज होगी तो इसके चेंज होने के साथ मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बस इतनी विजिबिलिटी है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऊपर गया, और ये नीचे आया, और ये ऊपर गया। तो इसके बेसिस पर मैं ये मानूंगा कि यार एक वेव है जो ऊपर जा रही है, एक वेव है जो नीचे आ रही है, यहाँ पर इसने कुछ बनाया है और यहाँ पर कुछ बनाया है। इसको कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर भी कुछ है, अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर भी कुछ है। ये मेरे डिसीजन मेकिंग पॉइंट है, ठीक है। अब बस मुझे इतना ही आता है। अब मैं वेट करूंगा कि अगर ये यहाँ आएगा तो ये फॉर एग्जाम्पल ब्रेकआउट है एक अप ट्रेंड का, ये ऊपर की तरफ जा रहा है भाई, तो ये अप ट्रेंड हो गया ऊपर की तरफ, ये काउंटर ट्रेंड हो गया, प्राइमरी वेव, ये काउंटर वेव, फिर ये ऊपर गया, इसने स्विंग हाई को तोड़ा, यानी अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, तो इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये ऊपर चला गया। अब ये यहाँ पर आ गया, तो ये रिटेस्टिंग ऑफ द ब्रेकआउट हो जाएगी। अब ये यहाँ से स्विंग बनाएगा और ये फिर ऊपर जाने लगेगा, तो मेरे लिए ये कंटिन्यूएशन हो जाएगा। यहाँ से अगर ये अंदर आ गया ब्रेकआउट के, तो ये फेल मान लिया जाएगा। फेल होने के बाद ये फिर से ऊपर जा सकता है, फेल होने के बाद ये ऊपर जाके फिर ऐसे आ सकता है। तो एक एक ट्रेड में मेरे लिए ये सारी अपॉर्चुनिटी, मतलब सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है ट्रेड में, ये गिर के यहाँ से रिटेस्ट करके और जा सकता है, ये यहाँ से बिना गिरे भी ऊपर जा सकता है, रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, रीटेस्ट करके अंदर जाके बट प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर होते हुए एक हायर लो बना के फिर से ब्रेकआउट दे सकता है, ये ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को दोबारा सपोर्ट बना करके, दोबारा रेजिस्टेंस बना करके इस स्विंग लो को तोड़ करके ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक छोटा सा पिक्चर मुझे हेड एंड शोल्डर बना के दे सकता है, कंटिन्यूशन दे सकता है, टिपिकल एक ये इस तरीके का प्राइस एक्शन दे सकता है। ये सारी चीजें यहीं से ओरिजिन हो सकती हैं, इधर से हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। दिस इज द डिस्कस, इसके आउटकम कितने हो सकते हैं, इतने सारे, इतने सारे। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इधर को शॉर्ट करूंगा इसके गिरने के बाद, तो ये मेरा क्या होएगा, स्टॉप लॉस। और ये स्विंग लो टूटा तो मैं यहाँ पर एंट्री ले लूंगा, ये सपोर्ट टूटे तो। अगर ये ऊपर गया फिर और इसको इंटैक्ट रहा, फिर नीचे गया यहाँ से, तो मैं और ऐड कर दूंगा, ये अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेड कर लूंगा। बस मुझे इतना ही आता है कि मैं स्ट्रक्चर की बेसिस पर, जो स्ट्रक्चर मार्केट ड्रॉ करेगा, मैं सिर्फ उसको रीड करता हूँ विदाउट वरिंग अबाउट बीइंग रॉन्ग और राइट। आई जस्ट एंटर इनटू द ट्रेड इफ माय सेटअप इज रेडी,
ठीक है। अगर शॉर्ट बनेगा तो मैं शॉर्ट ले लूंगा, लॉन्ग बनेगा तो मैं लॉन्ग ले लूंगा। मतलब मुझे नॉलेज ही नहीं है कि ये आगे जाके क्या करने वाला है, मेरा पैसा लेने वाला है या मुझे पैसा बना के देने वाला है, राइट। तो मेरी लिमिटेशन ये है कि प्राइस जब चलेगी तो मैं उसको रीड करना जानता हूँ, उसके हिसाब से मैं ट्रेड करना जानता हूँ। मुझे अपना स्टॉप लॉस पता रहता है और मुझे अपने एंट्री पॉइंट पता रहते हैं, और कैसे राइट करना है वो मुझे पता है, कैसे अपनी ट्रेड को चेंज करना है अगर फेल होता है तो मुझे ये पता है। ठीक है। सो इतना ही है जिसे मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। अब बात आती है दुनिया में, मैंने हमेशा बोला कि मैं साइंस पर बिलीव करता हूँ क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस में क्या होता है भाई, साइंस है चेंज द वर्ल्ड। साइंस ने क्यों दुनिया को बदला? क्या होता है कि लाइफ में हम सबके अपने एक ऑब्जर्वेशन होते हैं। ऑब्जर्वेशन ह्यूमन क्या है अगर हम कुछ सेंचुरीज पहले जाएं, कुछ 100 साल, 500 साल, 1000 साल पहले जाएं, तो हमारे पास क्या था? कोई लिखे हुए प्रिंसिपल थे क्या? नहीं थे। किसने लिखे? ये लोगों ने लिखे। कौन से लोगों ने लिखे? जो थोड़ा सा अलग सोचते थे, उनको हम बोलते हैं थिंकर। तो थिंकर जो होता है वो सोचता है और किसी एक चीज को ऑब्जर्व करता है और उससे एक थ्योरी बनाता है। ठीक है। मतलब उसने ऑब्जर्व किया, जैसे किसी को रात में डर लगा, उसने कुछ कोई चीज देख ली तो उसने बोला कि भूत होता है। वो उसका ऑब्जर्वेशन था, लेकिन दूसरे लोगों ने भूत को नहीं देखा, लेकिन इसने एक अपनी थ्योरी बनाई उस थिंकर ने, और पूरे दुनिया में लोगों को आसपास अपने कबीले में फैला दी कि उस पेड़ के नीचे मत जाना, वहां पर भूत रहता है। ठीक है। तो सब लोग डरने लगे और उसको मानने लगे, ज्ञानी मानने लगे। समझ में आया? एक बंदे ने कोई ऑब्जर्वेशन करी, या उसकी मनगढ़ंत भी हो सकती है स्टोरी। अब दो तरह के लोग हैं दुनिया में। एक वो हैं जो मनगढ़ंत कहानी बना सकते हैं या अपनी कोई थ्योरी का प्रतिपादन कर सकते हैं, एक थ्योरी बना सकते हैं और उसको फैला सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, फैला दिया और लोगों ने उसको भरोसा कर लिया, एक थ्योरी ये चलती है। इसमें क्या होता है, वैलिडेशन नहीं होता, देर इज नो वैलिडेशन। ठीक है। इसको कोई थर्ड पर्सन जाके भूत को चेक नहीं करता, उसकी हिम्मत ही नहीं है, या ये बंदा इतना पावरफुल है कि इसकी बात काटने की किसी में दम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वैलिडेट नहीं कर सकता, मतलब यू कैन नॉट क्रॉस वेरीफाई। तो ना तो आप वैलिडेशन कब आएगा? जब बाकी लोग भी बोलेंगे कि हाँ वहाँ भूत रहता है यार, देखा है हम सबने। सत्य क्या होता है? इफ आई विल से दैट देयर इज सन, तो एनीबडी कैन सी एंड से कि यस सन है भाई। इसके नाम अलग हो सकते हैं बट देयर इज एक चमकती हुई चीज है जो रोज सुबह उगती है। ये सत्य है। ठीक है। तो इसको क्रॉस वेरीफाई पूरी दुनिया कर सकती है, बट जो लोग झूठे होते हैं उनको वेरीफाई नहीं कर सकते आप। वो करने ही नहीं देंगे आपको वेरीफाई। वो कुछ भी करके दबा देंगे, और जब भी आप बोलोगे कि वेरीफाई करवा दो, दबा देंगे उस चीज को, क्योंकि सत्य नहीं है ना। उनकी मनगढ़ंत एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है। तो इसको बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, और थ्योरी बनती है बाद में हाइपोथेसिस को टेस्ट करके। फिर एग्जांपल पेड़ से सेब गिरा। ठीक है। न्यूटन ने अपने नियम बना दिए तीन, और वो प्रिंसिपल बनाया उसने बेस्ड ऑन फिजिक्स। सो नेचर में एक तरीके से बोला जाए कि हमारे नेचर में हर चीज का एक प्रिंसिपल होता है। जैसे मैंने बात करी तो E = mc², ये एक इक्वेशन है। तो इसको पूरी साइंस इसको यूज कर सकती है, और दुनिया के लोगों ने इसे यूज करके दुनिया में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला दिए। तो दिस वाज ट्रुथ। आइंस्टीन ने इसको बनाया। ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि उसने झूठ बोला है, या कोई ऐसी चीज बोल दी जो सिर्फ आइंस्टीन ही वेरीफाई कर सकते हैं या आइंस्टीन ही यूज कर सकते हैं।
इस इक्वेशन को दुनिया में कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, और उससे चीजें बना सकते हैं। पॉइंट क्या है मेरा समझाने का, कि एक बंदा ऑब्जर्व करता है, उससे एक हाइपोथेसिस बनती है कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, फिर वो एक्सपेरिमेंट करता है, इस हाइपोथेसिस को लेकर के एक्सपेरिमेंट करता है, और ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, इससे एक थ्योरी बनती है या कुछ प्रिंसिपल्स बनते हैं, जो कि जो कि जो कि ये प्रिंसिपल्स या थ्योरी किसी के कहने से बदलती नहीं है। मतलब इसको, इसका वैलिडेशन होता है, और इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। मतलब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो एनर्जी इज इक्वल टू m × c² होएगा ही होएगा। ये एक ट्रुथ है, नोबडी कैन इग्नोर इट, ठीक है, ये सत्य है। इसको दुनिया का हर बंदा कर सकता है। इसका मतलब होता है कि ये साइंस जो होती है, साइंस, इसीलिए साइंस दुनिया को बदल पाई, क्योंकि ये ट्रुथ है, ये सत्य है। और ये क्या है, असत्य है। किसी ने बोला ऐसा होता है, उसने प्रोपेगेंडा कर दिया और सीक्रेट रखा अपने पास, कभी किसी को बताया नहीं। तो ये जो लोग हैं, ये दुनिया में खुद को बहुत ऊपर मानते हैं, और इनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें कभी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि इसको वो वेरीफाई करने का ताकत रखते हो, या हिम्मत भी हो उनकी कि वो बोल सकें कि ऐसा होता है क्या। है ना, आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें लोग ऐसी क्लेम करते हैं, जिससे वो ये क्लेम करते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका कोई बेसिस नहीं होता। मतलब देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। प्रिंसिपल तो छोड़ो, कोई लॉजिक भी नहीं होते कभी कभी। तो दुनिया में हमेशा दोनों ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दुनिया बदली किसने? दुनिया उन लोगों ने बदली जिन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, एक हाइपोथेसिस बनाई, एक्सपेरिमेंट किए, और एक थ्योरी या प्रिंसिपल्स बनाए। इसका मतलब क्या है, आप किसी चीज को देख करके एक अपने ऑब्जर्वेशन से कोई एक हाइपोथेसिस बना सकते हो, ठीक है। आपने कोई हाइपोथेसिस बनाई, उसको फिर आपने क्या किया, R&D किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं। ये सबसे क्रूशियल पार्ट होता है हर चीज में। दुनिया बदली सिर्फ रिसर्च से ही है, R&D से ही दुनिया बदली है। और जो भी कंट्री इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वो बहुत आगे रहते हैं, ठीक है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके बाद जो आउटपुट आता है वो एक ऐसी चीज होती है जो सत्य होती है, ट्रुथ होती है, जो भी थ्योरी हो, जो भी प्रिंसिपल हो, वट। तो साइंस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। अब क्या होता है, इसमें एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। तो जो स्टैटिक्स होती है, ये पॉइंट मतलब उस बेस्ड ऑन डेटा है। जो भी डेटा आते हैं उनका पूरे डिपार्टमेंट होते हैं, स्टैटिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो साइंस में यूज किए जाते हैं, और भी जगह यूज होते हैं। रिसर्च में स्टैटिक्स बहुत यूज होती है। तो बेसिक स्टैटिक्स में आपको सिखाऊंगा, जो स्टैटिक्स यूज होती है किसी चीज को स्टेबलाइज करने में। अब स्टेबलाइज कैसे होती है कोई चीज, ठीक है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये दोनों लोग हैं, एक कौन सा है, जो खुद को ज्ञानी बोलता है लेकिन ज्ञानी नहीं है। एक बंदा है जो, दूसरा बंदा है जो एक्चुअली में रियल में ज्ञानी है। ज्ञानी इन द सेंस साइंटिफिक वे में काम करता है, एक अपनी मनगढ़ंत चीजों को बोलता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे प्रूफ किया जाए, स्टेब्लिशमेंट। एक बार जब स्टैटिकली हम प्रूव कर देंगे, तो उसके बाद इस दूसरे बंदे को दुनिया का कोई व्यक्ति गलत नहीं बोल सकता। इसके दिए हुए सिद्धांतों को सबको मानना ही पड़ेगा। और इसकी तो कहानी वहीं खत्म हो जाती, क्योंकि प्रूव नहीं कर पाएगा स्टैटिकली, ये रिजेक्ट हो जाएगा। जब भी डेटा मांग के स्टैटिक्स बनाएंगे अपन इस बंदे की, कि हाँ डेटा दो, तो स्टैटिकली ये फेल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं रिसर्च, ये तो अपनी मनगढ़ंत कहानी को बोल रहा है। ठीक है। तो इन साइंस में ऐसा ही होता है। अब क्या होता है, हम दो चीज, अब हमारे पास इस सबसे दो चीजें आ गई। एक हाइपोथेसिस, ये दोनों के लिए ट्रू है। इनिशियली हमें नहीं पता कि ये 1 है, ये 2 है, ये सही है या ये सही है। ये दोनों अपनी अपनी हाइपोथेसिस लेके आते हैं।
कि फॉर एग्जाम्पल भूत होता है, ये भी बोल रहा है भूत होता है, और ये भी बोलता है, ये कुछ बोलता है, ये बोलता है भूत नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल। या चलो हम भूत वाली कहानी से नहीं लेते, हम एक एक इम्पॉर्टेंट चीज से डिस्कस करते हैं। ड्रग A1 बनाई किसी ने, और एक बंदे ने बनाई ड्रग D2। दो दवाइयां बनाई सेम चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल हेडेक के लिए बनाई। और हेडेक के लिए एक बंदे ने ये दवाई बनाई, और एक बंदे ने ये दवाई बनाई। इसने भभूत दी, बोला ये इससे ठीक हो जाता है। इसने दूसरी भभूत दी या जो भी दिया वॉट एवर, इसने भी बोला कि हेडेक इससे ठीक हो जाता है। ठीक है, ये एक बंदा अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। एक ये बंदा है जो D2, ये भी अपनी दवाई बेच रहा है। ये दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हेडेक ठीक हो जाता है। तो एक साइंस में एक वो होती है हाइपोथेसिस, उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि ये दोनों ही गलत है। ये दोनों ही गलत है, ना इसकी दवाई से ठीक होता है ना इसकी दवाई से ठीक होता है, ये भी गलत, ये भी गलत। समझ में आया? नल हाइपोथेसिस मतलब क्या? मैंने कुछ चीज बनाई साइंटिफिकली और मैंने बोला कि ये चीज सही है, तो एक हाइपोथेसिस आएगी, वो मुझे बोलेगी नहीं तुम सही नहीं हो, तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार है। रिजेक्टेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्टेड। अब अब अगर मुझे अपनी ड्रग को इफेक्टिव बताना है, या जो भी मेरी रिसर्च है उसको मुझे प्रूव करना है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देती, अरे तुम्हारे उसमें दम नहीं है। अब अगर मुझे फिर भी अपना प्रूव करना है अपने आप को, तो मुझे सबसे पहले की चीज चीज क्या करनी पड़ेगी? रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट इट। अब ये रिजेक्ट कैसे होगी? रिजेक्टेड। किसको? इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का है। इनमें से D1 या D2 जो भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगा, वो इफेक्टिव माना जाएगा। या तो ये इफेक्टिव होगा, या ये इफेक्टिव होगा, या दोनों भी हो सकते हैं और दोनों नहीं भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी पूरी है। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ये सही हो सकता है, इसकी दवाई सही हो सकती है D1, इसकी गलत हो सकती है। D1 गलत हो सकता है, D2 दवाई सही हो सकती है, या दोनों की ही गलत हो सकती है। यानी नल वॉज राइट इन द बिगनिंग, की तुम दोनों ही बेकार हो, तुम दोनों की दवाई किसी काम की नहीं है। सिंपल। क्लियर है ये? ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ करने के लिए हमें एक दो शब्द और समझने होंगे। क्या? सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब सिग्निफिकेंट होगी या नॉन सिग्निफिकेंट होगी? सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है? एक सेकंड। ठीक है, तो जो सिग्निफिकेंट होगी वो अप्रूव हो जाएगी, नॉन सिग्निफिकेंट होगी रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट ये क्या है भाई? ये समझना पड़ेगा अपन को। ठीक है, सो पहली चीज, एक पॉइंट आज आपको याद रखना है, नल हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है। अब एक और हम चीज जो हमेशा मैं पढ़ाता हूँ इन द बिगनिंग, वो है सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट हम किसको बोलते हैं? तो इसमें एक रेशो आता है जिसको हम बोलते हैं P वैल्यू। एक मैं कर बताऊंगा, वो स्टैटिक्स जिनको भी आती है, हर बंदा उसको समझता है। ये क्या बोलती है? इसके हिसाब से हम हमेशा, जैसे आप प्राइस लेते हो और बॉलिंजर बैंड तो सब जानते हैं, अब इतने तो कोई वो नहीं होंगे, इसके बीच में एक मीन होता है ना। या कैल्टर चैनल लेते हो, जो भी लेते हैं, या पर लीनियर रिग्रेशन, उसके बीच में एक मीन होता है। मीन प्राइस होती है, उसके आसपास ही होता है मीन रिवर्जेंस सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम, ये बनते कैसे? वही मैं सब चीजें सिस्टम बनाना एकदम आपके लिए इजी हो जाएगा, कौन सा सिस्टम आपके लिए सुटेबल होगा
वो आप लोगों को डिफाइन करना होगा। फिर उसमें जो वेरिएबिलिटी आएगी वो टाइम फ्रेम की आएगी। बहुत सारी चीजें रहेंगी, वो हम समझेंगे। पहले समझो कि एवोल्यूशन कैसे होता है चीजों का, हाउ दिस टेक्निकल एनालिसिस केम इनटू फोर्स, कैसे ये बना, कैसे धीमे धीमे लोगों ने मेहनत करी जेन्युइनली, और मूविंग एवरेज बने, कैंडल्स बने, ये बना, वो बना, आरएसआई बना, एमएससीडी बना, बॉलिंजर बैंड बना, कैल्टा, दुनिया भर की चीजें बनी। इनका कंसेप्ट क्या था, मतलब क्या जानना चाहते थे लोग? वो यही बात सिग्निफाई करना चाहते थे। क्या वो चाहते थे कि उनका सिस्टम जो है वो सिग्निफिकेंट है, जो ट्रेड ले रहा है वो सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट ट्रेड नहीं ले रहा है वो। ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट नहीं ले रहा है वो लोग, सिग्निफिकेंट ट्रेड ले रहा है, आउटलायर ले रहा है वो। तो अब आउटलायर क्या होता है भाई? ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ता है मीन को। मीन, तो बॉलिंजर बैंड में बीच में क्या होता है? मीन होता है। लीनियर रिग्रेशन के बीच में क्या होता है? मीन होता है। हर चीज का एक मीन तो होता है ना। मूविंग एवरेजेस किस चीज पर बेस्ड होते हैं? प्राइस के मीन पर बेस्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मीन का नॉलेज होना जरूरी है। मध्य वैल्यू, मध्य वैल्यू अपन को क्या है, जैसे कि एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बोलते हैं कि जब ये लाइन है, बोलते हैं ना ये लाइन छोटी है या बड़ी, ये आप तभी बना पाओगे जब इसके बगल में कोई लाइन होगी। बड़ी भी हो सकती है, अगर बड़ी होती है छोटी हो जाएगी, और छोटी लाइन खींचेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। सो देयर इज कंपेरेटिव एनालिसिस। ठीक है, कंपेरेटिव एनालिसिस, चीजों को कंपेयर करना पड़ता है टू गिव सम आउटकम। ये अकेली होगी तो इसको हम नहीं बोल सकते कि छोटी है बड़ी है। तो कंपेरेटिव एनालिसिस जब करेंगे तब पता पड़ेगा छोटी है बड़ी। किसी ने बोला था कि जो मेरी चीज़ों से मैच नहीं करता उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ या हटा देता हूँ, ऐसा नहीं है। जो ये बोल रहा है ना वो बहुत तुच्छ मानसिकता से, शायद उसने मुझे कभी समझा ही नहीं, या उसकी साइकोलॉजी बहुत बेकार है, या वो बहुत ही घटिया सोचता है मेरे बारे में। मैं कभी किसी को डिस्करेज नहीं करता, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। हाँ, अगर कोई जबरन का ज्ञान देगा, बिना लॉजिक के बात करेगा, तो मुझे भी गुस्सा आता है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, थिंक लॉजिकली नो। आप अगर अच्छे से डिबेट करोगे तो आई कैन डिस्कस। बट अगर तुम, कोई बंदा ऐसा उल्टी सीधी कुछ तो भी बातें बोलेगा, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं भी गुस्सा होता हूँ, और मुझे भी गुस्सा आता है कि इनके उसमें जो मैच नहीं करता उससे ये गुस्सा हो जाता है। बिल्कुल नहीं होता। लॉजिकली बात करो ना। तो एक होती है कंपैरेटिव एनालिसिस। तो कंपैरेटिव एनालिसिस से ही आप बता सकते हो कि छोटी है ये लकीर या बड़ी है। बड़ी रख देंगे तो ये छोटी हो जाएगी, छोटी रख देंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, राइट? तो कभी भी हमें जब डिफाइन करना होता है, फॉर एग्जांपल किसी को हम बोलते हैं कि भाई इसको डायबिटीज है कि नहीं है, तो कुछ लेवल होगा शुगर का जिसको नॉर्मल माना जाता है, उससे ज्यादा होगा तो उसको एबनॉर्मल माना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ क्लास में जैसे कि 100 बच्चे हैं, इन 100 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, कैसे बता सकते हो? इनको जमाना पड़ेगा लाइन से, फिर इनको बताना पड़ेगा कि हाँ यार ये लड़का सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, और ये बीच का है। तो बीच वाले को मीन माना जाता है। उसके कंपैरिजन में एक को बोलेंगे छोटा, और एक को बोलेंगे बड़ा। ठीक है, एक स्मॉल हो जाएगा, एक लार्ज हो जाएगा, बिग हो जाएगा, जो भी है वटेवर। तो मतलब अपन को चाहिए किसी भी रेफरेंस कंपैरेटिव एनालिसिस में, एक हमको मीन की जरूरत होती है। उसके एक तरफ हम पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, और एक तरफ हम नेगेटिव नंबर रख सकते हैं। मतलब एक तरफ छोटी वैल्यूज, एक तरफ बड़ी वैल्यू, उसका मीन। और इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। इतना तो आप लोग समझ में आ गया कि एक मीन चाहिए अपन को। सबसे पहले कोई एक वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल कोई चार्ट है ना, उसका अपन ने लिया भाई 1 साल का लो और 1 साल का हाई, और इसकी एक कैंडल बना दी 1 साल की। मान लो फॉर एग्जाम्पल, इतनी कोई बनाता नहीं है, 1 मंथ तक की बनती है, तो उसका मीन हो गया। अभी मीन के ऊपर प्राइस है क्या, या नीचे प्राइस है क्या, या मूविंग एवरेज बना दिया आपने, तो इस रेफरेंस की वैल्यूज लेंगे अपन पूरी लो एंड हाई की। एक टाइम पीरियड डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल चलो 1 मंथ ले लिया। 1 मंथ में जो प्राइस की वेरिएशन आई उनको अरेंज करेंगे, अरेंज करके उनका मूविंग एवरेज लेंगे, या जो भी टूल आप बना रहे हो, तो कुल मिला के मीन के आसपास बनाई जाती है चीजें, तो मीन ले लेते हैं।
जो इसको बेल कर्व बोलते हैं स्टैटिक्स में। ये मैं सबको पढ़ाते ही यहाँ से हूँ, ठीक है। ये अभी इधर क्या होगा, अगर हम इसके इधर आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइड हो गई, और हम इसके इधर आ रहे हैं तो ये नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो या मीन के नीचे जो है वो इधर, मीन के ऊपर है वो इधर। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन पढ़ा होगा आपने। तो इसके इधर डेविएशन कितना जा रहे हैं अपन, तो इसके 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 एंड 3 ऐसे बनाए जाते हैं। मतलब कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस में, इसमें कितना पोर्शन जो लेते हैं वो डिफाइन करते हैं। फिर 2 प्लस में और -2 में कितना होता है वो डिफाइन करते हैं। तो 2 तक, मतलब ये अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर एक की हाइट है मान लो फॉर एग्जाम्पल 6 फीट, मीन ले लेते हैं हम, तो +2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देंगे अपन, और उसमें से -2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देंगे अपन। तो ये पूरा जो एरिया होगा वो 95% कवर कर लेगा। मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि किसी क्लास में जो 95% बच्चे हैं उनकी हाइट -2 से +2 मीन को लेकर के हो सकती है। ये एक वेरिएशन हो गया 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की जो भी वैल्यू आती है। उसके बाद पॉइंट, ये 2.5% बंदे इधर और 2.5% बंदे इधर। ये जो ये जो है +2.5 इधर एक्सट्रीम पर जो बच रहे हैं, और इधर जो बच रहे हैं ये जो नंबर है ये क्या है, ये है आउटलायर्स। 95% चीजें जो है वो नल की हाइपोथेसिस को फॉलो करती हैं, आप ऐसा मान लो। इनसिग्निफिकेंट है, इसमें से कोई बड़ा छोटा नहीं है। इसके बाहर जाके ये दो बड़ा है क्योंकि प्लस में है, और ये छोटा है। स्टैटिक्स क्या बोलती है, यही स्टैटिक्स तो ट्रेडिंग में भी चलती है। लोग बोलते हैं कि 95% आर लूजर्स इन द मार्केट, 5% पीपल मेक्स मनी, दिस फिगर इज इवन स्मॉलर देन दिस। तो 95% जो होता है वो इनसिग्निफिकेंट है। जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में आ रहा है ना, ये इनसिग्निफिकेंट है। दो शब्द मैंने बोले थे अभी, इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट कितनी है, 5%। तो इतने ही लोग सक्सेसफुल होते हैं मैक्सिमम। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज दिस। 95% पीपल जो हैं दे आर एक्चुअली पुअर, और 5% पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब इज एक्चुअली सुपर रिच। ये वाला हर जगह चलेगा, आप देखोगे ना। क्लास में 5% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे और 95% नॉर्मल होंगे। नॉर्मल, ये वेल नोन होंगे आगे जाके लाइफ में। आपके ऑफिस में 95% लोग क्या होंगे, नॉर्मल, और 5% होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो आगे प्रमोट होके मैनेजर बनेंगे, वीपी बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, किसी कंपनी के फाउंडर होंगे, कुछ नया कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये बोलना कि मार्केट में 95% लोग कुछ नहीं कर पाते, तो दुनिया के किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ मतलब एवरेज रहते हैं वो, कुछ नहीं का मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं करते हैं। सबका अपना रोल है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे लोअर सोशियो इकोनॉमिक हो, मिडिल इनकम हो, हाई हो, इलिटरेट बंदा हो, हर किसी का सोसाइटी में अपना एक रोल होता है। छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट आउटलायर बनना है किसी को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको सिग्निफिकेंट बनना होगा, इस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर आना होगा। यही टेक्निकल एनालिसिस है। क्या करते हो आप, बॉलिंजर बैंड लगाते हो, मेन रहता है, 2SD की सेटिंग लगाते हैं ना अपन, तो क्या हो जाता है, अगर कोई ऐसे चल रहा है प्राइस मान लो ऐसे 2SD में, और उसने यहाँ दे दिया ब्रेकआउट, ये दे दिया, तो ये क्या हो गया, ब्रेकआउट हो, सिग्निफिकेंट हो गया, ये आउटलायर हो गया, ये ट्रेड बन गया आपका। ऐसे ही नीचे जाएगा, नीचे का लो तोड़ दिया, ये सिग्निफिकेंट हो गया, आउटलायर है नेगेटिव साइड में, ये शॉर्ट बन गया आपका, ये लॉन्ग बन गया आपका ट्रेड, ठीक है। इसकी गारंटी नहीं होती कि 100% चलेगा, इट कैन फेल, this can also fail, but the probability of being right will be more if we'll go technically and scientifically. So जो टूल्स बनाए लोगों ने वो साइंस के बेसिस पर बनाए हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसी चीजें लगाते हैं जो साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, तो वहां पर सक्सेस मिलती नहीं है, और वो लोग लिटरली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बोल सकते हैं, देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक बोल रहा है भूत है, एक बोल रहा है भूत नहीं है। अब किसकी बात सही है, ये प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए आपको साइंटिफिक वे में आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। और वेरीफाई करना होगा, उस चीज को वैलिडेट करना होगा, उसके थ्योरीज बनानी होंगी, ताकि पूरी दुनिया उस चीज को क्रॉस चेक कर सके। तो दो तरीके की चीजें हमेशा एग्जिस्ट करेंगी इस दुनिया में, आज भी करती है और हमेशा करेंगी। तो आपको वो चीज सीखनी है जो एक्चुअली में आपके काम आए, और साइंस को डिनाई नहीं किया जा सकता, ट्रुथ को डिनाई नहीं किया जा सकता। आप गाली दे सकते हो किसी को, बट उसको फेल नहीं कर सकते जिंदगी। ईगो की वजह से हो सकता है आपको बुरा लग जाए, आप सामने वाले को गाली दे दो, उसकी पीठ पीछे बुराई करो, क्रिटिसाइज करो, उसको कोसो खो, उसको बददुआएं दो, बट जो सही चीज के साथ चलेगा, प्रिंसिपल के साथ चलेगा, थ्योरी के साथ चलेगा, उसको कोई माने या ना माने, आगे जाके उसकी चीजों से दुनिया बदलती है। कोई ड्रग आती है, अगर वो इफेक्टिव होगी तो उससे डिजीजेस खत्म होंगी, और दुनिया से दुख कम होंगे, पेन कम होगा। पेनिसिलिन आई, हर चीज के साइड इफेक्ट भी होते हैं डेफिनेटली, बट जो चीज इफेक्टिव है, प्रूवन है, साइंस ने स्टेबलाइज कर दिया है, स्टडीज रिसर्च ने स्टेबलाइज कर दिया है, तो वो चीज फिर चलती है आगे जाके। अगर आप मेडिसिन को पकड़ लोगे तो ड्रग्स में साइड इफेक्ट होते हैं, वो सब अलग चीज है। बट साइंस जो होती है, साइंस क्या होती है, कि साइंस जो प्रिंसिपल्स एंड रूल्स बनाते हैं, डेफिनेटली इसमें आगे इम्प्रूवमेंट चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टीम इंजन बना स्टार्टिंग में, राइट। देयर वाज वन गाय हु एक्चुअली मेड इंजन, ट्रेन का एक इंजन बनाया। आज की डेट में हम देखेंगे तो बहुत ही सिंपल, अजीब सा, कम स्पीड का, कम पावर का एक इंजन बनाया, बट एक किसी ने इंजन बनाया, और दूसरा बंदा एक हाइपोथेटिकली बोलता है कि मेरे दादाजी हवाई जहाज बनाते थे। ये बंदा बोलता है मेरे दादाजी हवाई जहाज बनाते थे, बट ये नहीं जानता बनाना। इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये खुद नहीं जानता, बट इसके पास एक है कि इतने सालों पहले हमारे दादाजी को हवाई जहाज बनाना आता था, मैं जीनियस हूँ, इसने चुरा के मेरी चीज बनाई है। मतलब ऐसे क्लेम कर देते हैं कुछ लोग, ऐसे भी होते हैं। बट हम उस पर नहीं जाते, हम क्या बोल रहे हैं कि एक बंदे ने बनाया। साइंस में क्या होता है और नॉलेज शेयरिंग से क्या होता है, एक बंदे ने क्या बनाया, एक इंजन बनाया, इसके थ्योरी बनाई, प्रिंसिपल बनाया, जो कि वर्क करती थी, और इंजन चलते हुए दुनिया में लोगों को दिखा। तो इसकी थ्योरी तो सही थी, जो भी थी, इंजन चला, ट्रेन चली, बनी। फिर लोगों ने इससे सीखा, क्योंकि हर जनरेशन में और टैलेंटेड बंदे आते हैं, वो और मेहनत करते हैं, और चीज़ों को एडवांस करते हैं, जिसको बोलते हैं R&D। तो पहले क्या होती है, एक चीज इन्वेंट होती है, एक इन्वेंशन होती है, ये इन्वेंशन कांस्टेंट रिफाइनमेंट में जाती है, और उसकी R&D कॉन्स्टेंटली होती रहती है, टेक्निकल एनालिसिस में भी होती है। और ये R&D होते 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 क्या बन गई, बुलेट ट्रेन बन गई आज। टेक्नोलॉजी बनी, पूरी चेंज हो गई, स्टीम से कहाँ पहुंच गए आप, इलेक्ट्रिक पे पहुंच गए, मैग्नेट पे पहुंच गए, बहुत सारी चीजों पे पहुंच गए। तो ये क्या हुआ, एवोल्यूशन। ह्यूमन का भी हुआ, मशीन्स का भी होता है, हर चीज का होता है। मतलब ये होता है कि आप कुछ खोजते हो, दूसरे लोग उसमें R&D करते हैं, वो क्योंकि ट्रुथ है, लोगों का भरोसा होता है, वो डिलीवर करता है, एवोल्यूशन होती है, और ईयर्स ऑन ईयर बेटरमेंट होता जाता है सोसाइटी का। ये है साइंस, ठीक है। तो साइंस के बेसिस पर ही मैंने अपनी पूरी टेक्निकल एनालिसिस बनाई हुई है। कोई फोरकास्टिंग नहीं होती, कुछ भी मेरा इनपुट नहीं होता, कोई मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें नहीं होती हैं। बस जो होता है वो देखते हैं, कहाँ गलत है वो दिख जाता है, कहाँ सही है वो दिख जाता है। जहाँ सही है वहाँ कंटिन्यू करते हैं, जहाँ गलत है वहाँ काट देते हैं। काटोगे तभी जब पता होगा कि गलत हो चुके हैं। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो ये बोल रही है कि नहीं ये तो अभी चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो 4 दिन बाद पलट जाएगा, तो आप उसको काट नहीं पाओगे। और 4 दिन बाद अगर वो नहीं पलटा, तो फिर क्या होगा, आपका और लॉस बढ़ जाएगा, फिर खत्म हो जाएंगी चीजें।
तो अपन होप में ना जाए। अगर अपन को दिख रहा है, जो थ्योरीज अपन फॉलो कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में, अगर वो दिख रही है कि हाँ ऐसा होता है तो काट दो, ऐसा होता है तो कंटिन्यू करो, मतलब ट्रेड फेल हो गया, ये ट्रेड चल रहा है, तो वही हम सब चीजें लेंगे। अगेन थिंग्स आर नॉट टफ, बेसिक्स ही मैं सिखाने वाला हूँ। सीक्रेट कुछ होता नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ होता नहीं है। कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे दुनिया का कोई भी ट्रेडर हो, कोई एक्स्ट्रा कुछ मार्केट में सिखा नहीं सकता, और ना किसी के पास कोई एज होती है। एज जो होती है वो एक्सपीरियंस होता है, उसका एग्जीक्यूशन होता है। टेक्निकल एनालिसिस में एज नहीं होती है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। एज इज नॉट इन द टेक्निकल एनालिसिस या वे ऑफ रीडिंग मार्केट। वे ऑफ मीन्स द थीसिस, डिफरेंट टाइप की थीसिस है, वो नहीं होती है, वो तो सिंपल होता है। प्राइस एक्शन सिंपल, प्राइस एक्शन से सब चीजें, सारे टूल्स एंड टेक्निक्स ड्राइव होंगी, तो हम प्राइस एक्शन को ही डिस्कस करेंगे। उसके बेसिस पर टूल्स कैसे बनते हैं वो मैं बता दूंगा, आपको अच्छा लगे तो आप टूल भी यूज कर लेना, इट इज योर चॉइस। बट दे हैव देयर लिमिटेशंस। मार्केट में टर्निंग थ्रू तो टर्न होना पड़ेगा, बस इतना सही है। आगे गाड़ी मुड़ी जहां से, अपन वहां से मुड़ जाते हैं, अभी गलत होंगे मुड़ने के बाद या सही होंगे, इसकी चिंता नहीं करते। वहां ईगो नहीं होता है कि हमने बोला तो ये। तो बस इतना ही है जो जो मैंने सीखा है, और की बेसिक्स है रिफाइनमेंट में। लेकिन इतना, जब इतना इजी है तो फिर अगेन मैं बोलूँगा कि फिर आप सोचोगे फिर ट्रेडिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों है, फिर इतना क्यों मैं डिस्करेज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। वो है, ट्रेडिंग अगेन डिफिकल्ट, मैं जो सिखा रहा हूँ वो टेक्निकल एनालिसिस होगा आगे जाके। ट्रेडर नहीं बनाने की कोई गारंटी नहीं है इधर। ट्रेडर आप बनोगे नहीं बनोगे, नोबडी नोज, ठीक है, किसी को नहीं पता होता। लेकिन सही नॉलेज की प्रैक्टिस करने से, जैसे सही प्रिंसिपल आपको पता होंगे, तो मान लो मैंने आपको वो दे रहा हूँ एक भाप का इंजन, तो आप बुलेट ट्रेन बना लोगे उससे। ठीक है, मैं प्रिंसिपल दे रहा हूँ या कंसेप्ट दे रहा हूँ, आप उसको और रिफाइन करके बुलेट ट्रेन बना सकते हो। बट अगर मैं आपको बैलगाड़ी की टेक्नोलॉजी दूंगा, समझना है इसको, तो आप बुलेट ट्रेन नहीं बना पाओगे। तो हैविंग गुड नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग। करेक्ट नॉलेज, तो करेक्ट नॉलेज मैं कोशिश करूंगा कि आपको दे सकूं। और मेरा सिंपल ही रहने वाला है, मैं कुछ भी, इसमें आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि मैं बहुत ही हाई फाई तरीके से क्रिएटिव बनाऊं। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि आई डोंट, मतलब नहीं रहता है टाइम इतना कि क्रिएटिविटी लाऊं मैं उसमें, और बहुत ही प्रोफेशनल वे में, और एकदम साउंड और वो सब क्रिएटिविटी डाल के ना बना पाऊंगा मैं कभी वीडियोस। सुनते जाओगे आप, तो जो नॉलेज मैं इम्पार्ट करना चाहता हूँ वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट टाइम हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और टूल्स और चार्ट पर जाएंगे।